हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है अ स्टोरी ऑफ नंबर्स, नंबर्स की कहानी। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि नंबर्स की शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से लोग पुराने समय में नंबर्स को लिखते थे या कैसे काउंटिंग करते थे। अच्छा, ये चैप्टर बाकी मैथ्स के चैप्टर से थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकियों में हमारा मेन फोकस होता है क्वेश्चंस के ऊपर या फिर जो फिगर इट आउट की एक्सरसाइज है उसके ऊपर। इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो बीच में गिवन होती है उसको हम जनरली स्किप कर देते हैं, लेकिन इस चैप्टर में ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट में नंबर्स को इस तरह से लिखा गया है, एका दशा शता। ये हम सिर्फ एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो आप आंसर देंगे यजुर्वेद संहिता में। ओके, यानी कि इस चैप्टर को हम एक स्टोरी की तरह ही पढ़ेंगे, ताकि एंड में आपको पता लगे कि जो हमारे मॉडर्न नंबर्स हैं वो कैसे इवॉल्व हुए हैं, पहले वो कैसे थे। लेकिन इंग्लिश या हिंदी की तरह उतना भी डिटेल में नहीं कि हम सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़े, सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट क्या है उसको हम समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है रीमास क्यूरियोसिटी। एक दोपहर को रीमा एक पुरानी बुक को देख रही थी। उससे एक पेपर का पीस नीचे गिरता है। वो उसे पिक करती है और देखती है कि उसके ऊपर कुछ स्ट्रेंज सिंबल्स, अजीब से कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। वो सोचती है कि ये क्या है। दौड़कर अपने फादर के पास जाती है पेपर को लेकर, जैसे उसे कोई सीक्रेट ट्रेजर, कोई छिपा हुआ खजाना मिल गया हो। उसके फादर देखते हैं और स्माइल करके कहते हैं, अराउंड 4000 ईयर्स अगो, आज से लगभग 4000 साल पहले, देयर फ्लरिश्ड अ सिविलाइजेशन इन अ रीजन कॉल्ड मेसोपोटामिया। आप मेसोपोटामिया भी बोल सकते हैं, जैसे भी आप प्रोनाउंस करें। तो एक सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई मेसोपोटामिया के रीजन में। सिविलाइजेशन क्या होती है, ये हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि ह्यूमंस सबसे पहले हंटर गैदरर्स थे, शिकार करते थे, एक से दूसरी जगह घूमते रहते थे। फिर उन्होंने खेती करना स्टार्ट किया तो वो एक जगह पर रुक कर रहने लगे। तो लोग जब फार्मिंग करने लगे, ट्रेडिंग, व्यापार करने लगे, आपस में बातचीत करने के लिए उन्होंने लैंग्वेज डेवलप की। वो जो एक सोसाइटी डेवलप हुई उसे कहा गया सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन मतलब एक वेल डेवलप्ड सोसाइटी वेयर पीपल लिव टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। जैसे इंडिया में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वैसी उसी टाइम की एक सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामिया। ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया में थी, जिसमें प्रेजेंट डे इराक और आसपास की कुछ नेबरिंग कंट्रीज का मेजर पार्ट है। देखो लोकेशन देख लेते हैं एक बार। देखो ये है रीजन जहाँ पर डेवलप हुई थी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। ओके, तो उस सिविलाइजेशन के लोग नंबर्स को इस तरह से लिखते थे। ये उनका सिंबल होता था 1 के लिए, इस तरह से एक ट्रायंगल होगा अपसाइड डाउन, नीचे लाइन होगी। फिर नेक्स्ट 2, 2 इसी तरह के सिंबल्स बनाएंगे। 3, रूल ये था एक लाइन में 3 ही सिंबल्स होंगे। 4th के लिए 4th सिंबल नीचे होगा सेंटर में। 5th में 2, 6 हो गए, 3 नेक्स्ट में भी, फिर 7, 8, 9। अब 10 को कैसे लिखते थे, उसके लिए उनका एक डिफरेंट सिंबल होता था। इस तरह से वो 10 को लिखते थे। देखो प्रॉपर देख लेते हैं। ये था उनका नंबर सिस्टम। नाम भी दूसरे होंगे, 1 2 3 4 या 1 2 3, उनको वो नहीं बुलाते होंगे। लिखने का तरीका लेकिन ये था, सिंबल्स को यूज़ करके। जैसे 10 आया ये, फिर ये 10 और 1 11 हो गया। फिर अगर कोई भी नंबर आपको पूछ ले, फॉर एग्जाम्पल, नंबर को मत देखिए, आपसे पूछा गया ये क्या लिखा है, तो सिंपल ये 10 को रिप्रेजेंट करता है सिंबल। 10, 20, 30, 40, 4 ऐसे सिंबल्स हैं, मतलब 40। और ये 1 को रिप्रेजेंट करता है, 1 2 3 4 5 6, ये है 46। ओके, और देखो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार देखा गया है ऐसा कि कोई भी सिंबल आपको दे देंगे और बोलेंगे कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में ये किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, या फिर नंबर देकर बोलेंगे इसको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का जो नंबर सिस्टम है उसमें लिखिए। तो एटलीस्ट 10 और 1 का सिंबल आपको पता होना चाहिए। अब रीमा जब ये सुनती है तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उसके माइंड में। जैसे वो सोचती है कि कब से ह्यूमन बींग्स ने काउंटिंग स्टार्ट की, सिंस व्हेन पीपल हैव बीन राइट, कब से लोग नंबर्स को, जो हमारी मॉडर्न फॉर्म है 1 2 3 4, ऐसे लिखने लगे। फिर उन्हें काउंटिंग की ज़रूरत क्यों थी, और क्या वो काउंट करते थे इतने पुराने समय में। मेसोपोटामिया में लोग 20, 50 या 100 को कैसे लिखते थे, कुछ क्वेश्चंस आते हैं रीमा के माइंड में। फादर उसकी क्यूरियोसिटी को सेंस कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि वो उसको बताएंगे, उसको बताना शुरू करते हैं हाउ द आइडिया ऑफ नंबर्स, नंबर्स का आइडिया या नंबर को जैसे रिप्रेजेंट करना है, लिखना है, वो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम कैसे इवॉल्व हुआ अक्रॉस ज्योग्राफीज,
अलग अलग रीजन्स में, और फाइनली कैसे जो हमारी मॉडर्न एफिशिएंट फॉर्म है नंबर्स की वो बनी। चलिए हम भी उनके साथ पढ़ते हैं। तो देखिए, ह्यूमंस को काउंट करने की ज़रूरत स्टोन एज से ही है। स्टोन एज किसको बोलते हैं हम? हिस्ट्री में वो टाइम जब ह्यूमन स्टोन्स, पत्थर के बने हुए औजारों को यूज़ करता था। टूल्स जो होते थे वो स्टोन को शार्प करके बनाए जाते थे, उन्हीं से वो हंटिंग करते थे, कटिंग करते थे। तो उसी समय से ही ह्यूमंस को काउंटिंग की ज़रूरत है। काउंट वो क्या करते थे? कितना खाना है उनके पास, लाइफ स्टॉक कितना है, एनिमल्स का कितने जानवर है, कोई चला तो नहीं गया, कोई एक्स्ट्रा जानवर तो नहीं आ गया उनके लाइफ स्टॉक में, या फिर गुड्स जिनका वो ट्रेड कर रहे हैं, चीज़ें खरीदते बेचते थे, एक दूसरे को देते थे, उसको काउंट करने की ज़रूरत पड़ती थी। या फिर ऑफरिंग, कोई रिचुअल है, रिलीजियस सेरेमनी है, पूजा हो रही है, उसमें ऑफरिंग कैसे करनी है, कितने फूल चढ़ाने हैं, फल चढ़ाने हैं, ये हम सिर्फ एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो ये इन चीज़ों को शायद उनको काउंटिंग की ज़रूरत पड़ती होगी। या फिर डेज कैसे पास हो रहे हैं, उनको प्रिडिक्ट करना होता था कि न्यू मून कब होगा, फुल मून, पूर्णिमा कब होगी, या फिर सीज़न कब बदलेगा, कब वो फसल उगा सकते हैं, या फिर सीज़न से और भी बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड है, कब सर्दियाँ आएंगी कितने दिनों के बाद, उसके लिए उसी तरह के कपड़े होंगे की ज़रूरत उनको पड़ेगी, स्किन जो भी वो पहनते थे। या फिर समर सीज़न कब आएगा, तब शायद पानी की कमी हो जाएगी, उनको दूसरी जगह जाना होता होगा। तो इन सब का रिकॉर्ड उनको रखना पड़ता था, उसके लिए उनको काउंटिंग की ज़रूरत होती थी। गर्मी आए, कितने दिन हो गए, ओके। हाउएवर, जबकि व्हेन दे सेड और wrote down such numbers, they didn't make use of the number that we use today. Obviously जैसे आप नंबर्स को आज लिखते हैं वैसा उन्होंने उस टाइम पर नंबर्स को नहीं लिखा। अब जिस तरह से नंबर्स को हम आज यूज़ करते हैं, जो मॉडर्न स्ट्रक्चर है नंबर्स का, 1 2 3 10 100 1000, ये वो उसकी शुरुआत हुई थी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, कई हज़ारों साल पहले इंडिया में ही। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट जैसे कि यजुर्वेद संहिता, उसमें नंबर्स को मेंशन किया गया है बेस्ड ऑन पावर ऑफ 10। आज भी हमारा जो नंबर सिस्टम है पावर ऑफ 10 पर ही बेस्ड है। चेंज कब होते हैं नंबर्स? सबसे पहले आप 1 डिजिट नंबर पर चलते हैं 10, फिर 10 2 डिजिट नंबर्स चलेंगे, फिर 100 आएगा, पावर 2, फिर 1000 आएगा। इस तरह से जो 10 पर की पावर पर बेस्ड नंबर्स हैं उनका ओरिजिन देखा गया है इंडिया में ही, और कुछ हमारे पुराने एंशिएंट टेक्स्ट में जैसे यजुर्वेद संहिता में उनको मेंशन भी किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, और ऑलमोस्ट उसी तरह से जैसे हम ओरली आज बोलते हैं, जैसे कि उन्होंने नंबर्स के नाम देखिए कैसे दिए हैं। 1 को एका कहा उन्होंने, एक हम कहते हैं आज, तो वहीं से ही वो आया है। 10 को दशा कहा, जैसे आप 10 बोलते हैं, हिंदी की बात हम कर रहे हैं। 100 को शत कहा, 100 जिसको आप कहते हैं शत से ही 100 आया होगा, थोड़ा इजी कर दिया गया। 1000 को उन्होंने सहस्र कहा, सहस्र, ये 1000। फिर 1000 बोला हमने इसको। 1000 को उन्होंने आयुता, ये कुछ टर्म्स यूज की गई यजुर्वेद संहिता में नंबर्स के लिए। और ये 10 रेज टू दी पावर 12 और उसके बियॉन्ड भी है। 10 रेज टू दी पावर 12 आप समझते हैं, 1 के बाद 12 जीरोस। उस टाइम पर लोग वहां तक और उसके बियॉन्ड भी नंबर्स को जानते थे। तो जिस तरह से नंबर्स को हम आज लिखते हैं डिजिट्स 0 से 9 को यूज करके, हमारे पूरे नंबर सिस्टम में आप कितना भी बड़ा नंबर्स ले लीजिए, यही 10 डिजिट्स हैं। इन्हीं 10 डिजिट्स पर बेस्ड पूरा हमारा नंबर सिस्टम है। कोई भी एक नई चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी, कितना भी बड़ा नंबर आप लिखें, मिलियन, ट्रिलियन, कोई भी। तो ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? इट इज़ ऑल्सो ओरिजिनेटेड एंड वेल डेवलप्ड इन इंडिया। इंडिया में ही अराउंड 2000 ईयर्स अगो पहला जो नोन इंस्टेंस है जहाँ पर नंबर्स को 10 डिजिट्स को यूज़ करके लिखा गया, जिसमें 0 भी इंक्लूडेड थी, which was then noted as a dot। 0 को उस टाइम पर एज अ डॉट यूज़ किया जाता था। देखो 0 इन बख्शाली मैन्यूस्क्रिप्ट, बख्शाली मैन्यूस्क्रिप्ट में डॉट देखा गया, तो इससे पता लगा कि लोग उस टाइम पर 0 को जानते थे, एज डॉट उसको वो डिनोट करते थे। तो डिजिट 0 भी उस टाइम पर यूज़ की गई। अकर इन द बख्शाली मैन्यूस्क्रिप्ट, बख्शाली मैन्यूस्क्रिप्ट में ये देखने को मिलता है 0, जो 3rd सेंचुरी CE क्राइस्ट एरा में लिखी गई थी। अभी कौन सी सेंचुरी में है हम? अभी है हम 21st सेंचुरी में, यानी कि आज से ये 3rd सेंचुरी की बात हो रही है। आज से 1700 साल पहले। 3rd सेंचुरी आप समझते हैं 201 से लेकर 299 तक। 21वीं सदी, शताब्दी कब से कब तक है? 2000 से लेकर 2100 तक, ओके। और दिखा हुआ तो हमें ये 3rd सेंचुरी में ही मिल गया बख्शाली मैन्यूस्क्रिप्ट में,
लेकिन आर्यभट्ट पहले मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया, इलाबोरेट किया, साइंटिफिक कंप्यूटेशन में इसको यूज भी किया। द इंडियन नंबर सिस्टम वॉज ट्रांसमिटेड, उसके बाद इंडियन जो नंबर सिस्टम था यही ट्रांसमिट हुआ अरब और टू द अरब वर्ल्ड में बाय द 800 CE। इंडिया से नंबर सिस्टम अरब में गया, फिर बाकी यूरोप में, पूरी दुनिया में इसी नंबर सिस्टम को फॉलो किया जाने लगा जो 10 की पावर पर बेस था, जिसमें 10 डिजिट्स थी, 0 से लेकर 9 तक। एंड इट वॉज पॉपुलराइज्ड इन द अरब वर्ल्ड बाय द ग्रेट पर्शियन मैथमेटिशियन अल ख्वारिज़मी, आफ्टर हुम द वर्ड एल्गोरिदम इज नेम्ड। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। थ्रू हिज बुक ऑन द कैलकुलेशन विद हिंदू न्यूमरल्स, जो C825 में उन्होंने पब्लिश की, एंड बाय द नोटेड फिलोसोफर अल-किंदी थ्रू हिज वर्क ऑन द यूज ऑफ द हिंदू न्यूमरल्स, जो 830 में उन्होंने पब्लिश की। तो कहने का मतलब है अरब वर्ल्ड में एक ग्रेट वहाँ के मैथमेटिशियन थे अल ख्वारिज़मी, इन्हीं के नाम पर एल्गोरिदम वर्ड पड़ा है। उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था कैलकुलेशन विद हिंदू न्यूमरल्स। इंडिया में जो न्यूमरल्स थे उसके बेस्ड पर कैलकुलेशन, ये बुक उन्होंने 825 में लिखी। फिर एक और फिलोसोफर थे वहाँ के अल-किंदी, जिन्होंने बुक लिखी ऑन द यूज ऑफ हिंदी न्यूमरल्स 830 में। नंबर्स की शुरुआत हुई इंडिया में, फिर वो कहाँ पर गए, अरब वर्ल्ड में। उसके बाद अरब से हिंदू न्यूमरल्स ट्रांसमिट हुए यूरोप में और पार्ट ऑफ अफ्रीका में बाय अराउंड 1100 CE। थ्रू अल ख्वारिज़मीज वर्क, अल ख्वारिज़मी ने जो बुक लिखी थी उसी के थ्रू ऑन कैलकुलेशन विद हिंदू न्यूमरल्स, इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू लैटिन में उसको ट्रांसलेट किया गया। इट वॉज द इटालियन मैथमेटिशियन फिबोनाची हु अराउंड द ईयर 1200 रियली मेड द केस टू यूरोप टू अडॉप्ट द इंडियन न्यूमरल्स। फिबोनाची ने इसको ट्रांसलेट किया लैटिन में और उन्होंने यूरोप में इसको प्रमोट किया और अडॉप्ट किया इंडियन न्यूमरल्स को। लेकिन जो रोमन न्यूमरल्स थे दे वर सो इनग्रेन्ड इन यूरोपियन थिंकिंग, रोमन न्यूमरल्स हम पढ़ते हैं, वहाँ पर नंबर्स को इस तरह से लिखा जाता था 1 2 3, लगभग थोड़ा बहुत जो हमारे मेसोपोटामिया में लोग लिखते थे वो 9 तक लिखते थे इसी तरह से एक सिंबल को यूज़ करके। वहाँ पर 3 का ग्रुप उन्होंने बनाया हुआ था, 1 2 3, फिर 5 के लिए अलग सिंबल था, 4 को वो ऐसे लिखते थे 5 -1, ओके 10 के लिए X यूज़ करते थे, 50 के लिए L, रोमन न्यूमरल्स हमने पढ़ चुके हैं। तो वो उनकी थिंकिंग में इतना इनग्रेन्ड थे, वो बहुत लंबे समय से उनको लिखते पढ़ते आ रहे थे कि राइटिंग एट द टाइम दैट द इंडियन न्यूमरल्स डिड नॉट गेन वाइड स्प्रेड यूज फॉर सेवरल मोर सेंचुरीज। कुछ और दशकों तक इंडियन जो सिस्टम है लिखने का न्यूमरल्स को इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी वहाँ पर नहीं मिली, लोग लैटिन वर्ड्स को ही, लैटिन नंबर्स को ही यूज़ करते रहे। बट इवेंचुअली ड्यूरिंग द यूरोपियन रेनेसांस मतलब वो टाइम पीरियड जहाँ पर बहुत सारे नए चेंजेस होते हैं, ग्रोथ होती है लिटरेचर में, आर्ट में, म्यूजिक में, उसको रेनेसांस कहते हैं। लेकिन जब यूरोपियन रेनेसांस का पीरियड आया बाय द 17th सेंचुरी, नॉट अडॉप्टिंग देम बिकेम इम्पॉसिबल। उनको अडॉप्ट करना लगभग इम्पॉसिबल हो गया था क्योंकि इंडियन जो न्यूमरल्स थे, नंबर सिस्टम था इंडियंस का, वो बहुत ईजी था। तो आपको उनको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा और इट वुड इम्पीड साइंटिफिक प्रोग्रेस, अदरवाइज आप साइंटिफिक प्रोग्रेस आगे नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़े ही प्राउड की बात है कि पूरे वर्ल्ड में जिन नंबर्स का यूज़ आज किया जाता है उनका विकास भारत में ही हुआ था। सब जो इंडियन नंबर सिस्टम है वो दुनिया के सबसे पहले इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस में से एक है। और उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूमरल है 0, उसका इन्वेंशन भी इंडिया में ही हुआ था। सबसे पहले वो कहाँ देखने को मिलता है, बख्शाली मैन्यूस्क्रिप्ट में। और पहले मैथमेटिशियन कौन थे जिन्होंने उसको फुल्ली एक्सप्लेन किया, वो थे आर्यभट्ट। ये आप याद रखेंगे। और एक और चीज़, इंडियन जो नंबर सिस्टम है वो किस पर बेस्ड है, वो 10 की पावर पर बेस्ड है। उसमें हमने सिर्फ 9 न्यूमरल्स इंट्रोड्यूस किए, बाकी 50 के लिए, 100 के लिए कुछ अलग से, मतलब वो 5 और 0 पर ही बेस्ड है। जो 5 पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था हमने, पहले 10 उसमें, ओके। सारे जो बाकी के नंबर्स हैं 9 के बाद से, वो पहले 9 डिजिट्स पर, पहले 9 नंबर्स पर ही बेस्ड है। बस इतना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अलावा कोई नया सिंबल हमने यूज़ नहीं किया। बाकियों में आप देखिए कि 500 के लिए अलग सिंबल होगा, 1000 के लिए अलग, जैसे लैटिन में थे जो हमारे रोमन न्यूमरल्स हैं, 50 के लिए अलग, 1000 के लिए अलग। जैसे एक नया एक स्टेप आएगा आप कह सकते हैं, उसके लिए उन्हें नया सिंबल इंट्रोड्यूस करना पड़ता था, जो कि मुश्किल है ऑब्वियसली। अदरवाइज बहुत बड़े नंबर्स हैं, मिलियंस, ट्रिलियंस, उनको आप कैसे लिखेंगे फिर।
ओके, तो हो सकता है पहले अलग अलग जगहों पर अलग अलग नंबर सिस्टम हो, लेकिन बाद में सभी ने इंडियन न्यूमरल्स को ही अडॉप्ट किया क्योंकि वो ईजी थे। ओके, और एक मैथमेटिशियन पियरे साइमन लाप्लास ने कहा भी है कि जो इंडिजीनियस मेथड, इंडिजीनियस मतलब जो लोकली डेवलप हुआ हो, जिसमें हर पॉसिबल नंबर्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं यूजिंग अ सेट ऑफ 10 सिम्बल्स। सिर्फ 10 सिम्बल्स हमें चाहिए, कितना भी बड़ा नंबर हो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उन 10 जो सेट ऑफ नंबर्स हैं, सिम्बल्स हैं, उन्हें यूज करके। इनको सिंबल ही मानिए आप। ओके, ये इमर्ज हुआ इंडिया में, और ये आइडिया जो आजकल हमें इतना सिंपल लगता है, एक्चुअली में ये बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बहुत ही प्रोफाउंड था। इसको आजकल हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं, लेकिन अगर इसकी जगह कोई दूसरा नंबर सिस्टम होता तो फिर नंबर्स को लिखना हमारे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल होता। तो उनको यूज़ करना हर कॉन्टिनेंट में फैल गया। उसके बाद इसी तरह से नंबर्स लिखे जाने लगे, एंड नाउ यूज्ड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के हर कॉर्नर में। सिंबल्स अलग हो सकते हैं, वैसे सिंबल्स भी अलग नहीं है, यही है मोस्टली, लेकिन 9-10 जो सिंबल्स हैं उन्हीं पर बेस्ड है पूरा नंबर सिस्टम। अब क्योंकि यूरोपियन स्कॉलर्स ने वो नंबर जो इंडियन न्यूमरल्स हैं वो अरब वर्ल्ड से सीखे थे, तो इसलिए उन्होंने उन्हें अरब न्यूमरल्स कहा, जो रिफ्लेक्ट करता है यूरोपियन पर्सपेक्टिव पर। उन्हें अरब से सीखे तो उनका नाम दे दिया। लेकिन दूसरी तरफ, जैसे हमने ऊपर भी देखा, जो अरब स्कॉलर्स हैं जैसे अल ख्वारिज़मी और अल किंदी, उन्होंने उनको हिंदू न्यूमरल्स कहा। जब यूरोपियंस का कॉलोनाइजेशन का पीरियड था, वो दूसरी कंट्रीज़ पर राज करते थे, तो यूरोपियंस ने टर्म यूज़ किया अरेबिक न्यूमरल्स। आप पुरानी बुक्स देखेंगे मैथ्स की, तो उसमें भी अरेबिक न्यूमरल्स, ये वर्ड नंबर्स, ये यूज़ हुआ है। इट वॉज वाइडली यूज्ड। लेकिन अभी कुछ रिसेंट ईयर्स में इस गलती को ठीक किया गया, बहुत सारी टेक्स्ट बुक में, डॉक्यूमेंट्स में, इंक्लूडिंग इन यूरोप में भी, जो वो उसको बोलते थे कि हमने ये जो नंबर सिस्टम है अरब से लिया है, ये अरबिक नंबर्स हैं, उन्होंने हिंदू नंबर्स उनको नाम, या इंडिया से नंबर सिस्टम आया है। ये जो पहले उनकी गलती थी, अरेबिक नंबर्स वो कहते थे, उसको उन्होंने करेक्ट कर लिया है। तो जो कुछ कॉमनली हम टर्म्स यूज़ करते हैं नंबर्स के लिए, जैसे हिंदू न्यूमरल्स या फिर इंडियन न्यूमरल्स भी कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर ट्रांजिशनल हिंदू अरबिक न्यूमरल्स, अरबिक के आगे कईयों ने हिंदू लगा दिया है। अब यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है, हिंदू यहाँ पर कोई रिलीजन नहीं है। जैसे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 रिलीजन होते हैं, धर्म होते हैं हमारे, तो यहाँ पर हिंदू मतलब वो धर्म पर बेस्ड नहीं है, रादर अ ज्योग्राफी। पहले जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोग रहते थे उनको हिंदू कहा जाता था, ये उस ज्योग्राफी पर बेस्ड है। पीपल फ्रॉम होम दीज नंबर्स केम, जिन लोगों से नंबर्स आए हैं उनको हिंदू कहा गया, उस रीजन को, उस ज्योग्राफी को। अब देखो 10 उस पर बेस्ड था, ये तो हमें पहले से ही पता है। अब हम देखते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन डिजिट्स की शेप को पहले कैसे लिखा जाता था इंडियन नंबर सिस्टम में, और कैसे वो इवॉल्व हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सबसे पहले ब्राह्मी में इस तरह से लिखा जाता था, ये 0 हो गया, 1 नहीं, ये 1 था, 1, 2 के लिए 2 लाइन्स, फिर 3, 4 को इस तरह से लिखा जाता था, देन 5 आर के जैसे, 6 ऐसे, ये 7 हो गया, ये मॉडर्न डे 7 जैसा ही लगेगा आपको ये, फिर ये 8 था और ये 9 था। ओके, फिर हिंदू ग्वालियर में इस तरह से ये 1 था, ये 2 जो मॉडर्न डे 2 के जैसा ही है, ये 3 था, मॉडर्न डे 3 आप देखेंगे कहीं ना कहीं इसी से ही बना है। ये 4 को इस तरह से लिखा जाता था, देन 5, देन ये 6, 7, 8, 9, 9 को ऐसे, शायद यहीं से मॉडर्न डे 9 बना हो, 10 को वो सिर्फ एक डॉट से रिप्रेजेंट करते थे। फिर संस्कृत देवनागरी में, जो आज आप हिंदी में न्यूमरल्स अगर आपने सीखे हो, आपके हिंदी टीचर ने सिखाए हो, तो वो ऐसे ही सिखाए होंगे। 1 ऐसे लिखते हैं, 2, 3, 4, देन 5, 6, 7 को इस तरह से लिखा जाता है, 8, 9 एंड लास्ट में ये 0, 10 नहीं है, 0 है, सॉरी, 10 तो हम 1 और 0 को इंक्लूड करके ही बनाते हैं। बाकी जो नंबर सिस्टम था, जैसे एक रोमन था, उन्होंने 10 को अलग से सिंबल दिया था, वो हमने नहीं किया। फिर वेस्ट अरेबिक में गुबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 आप देखेंगे मॉडर्न डे 6, 7, 8, 9 के जैसा ही है उनका। ईस्ट अरेबिक में इस तरह से लिखा गया, 1, 2, 3, 4, 5, शायद उर्दू में इसी तरह से लिखे जाते हो नंबर्स। 11th सेंचुरी में इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को, 15th में ऐसे, 16th में ऐसे। तो 16th सेंचुरी में लगभग जो हमारे मॉडर्न नंबर सिस्टम है वो लिखे जाने लगे थे। यहाँ पर 1, 2, 3, ये क्या है, 4, 5 थोड़े से डिफरेंट थे, 7 थोड़ा सा डिफरेंट था, ऐसे था, उसको इस तरह से लिख दिया गया। तो 16th सेंचुरी में आप कह सकते हैं मॉडर्न हमारा नंबर सिस्टम की जो शेप है वो आ गई थी।
अब देखिए, जब तक इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स को अडॉप्ट नहीं किया गया था, ग्लोबली लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया था, तो अराउंड द वर्ल्ड ऐसा तो नहीं है कि लोग काउंटिंग नहीं करते थे जब तक उनके पास इंडियन सिस्टम नहीं पहुंचा काउंटिंग का। उससे पहले भी लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे, लिखते थे, लेकिन उनके डिफरेंट मेथड्स थे। तो एक ग्लिम्स हम एक शॉर्ट में देखेंगे उनको, उनमें से कुछ लोग किस तरह से नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, सबसे पहले द मैकेनिज्म ऑफ काउंटिंग। इमेजिन दैट वी आर लिविंग, मान लीजिए आप स्टोन एज में रह रहे हैं, बहुत पूरा कई हज़ार साल पहले से, अराउंड 10,000 ईयर्स अगो, लगभग 10,000 साल पहले, जब तक नंबर सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था। सपोज करिए कि आपके पास यू हैव अ हर्ड ऑफ काउस, गायों का एक झुंड है। अब यहाँ पर कुछ नेचुरल क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट इज, हाउ डू वी इंश्योर दैट ऑल काउज हैव रिटर्न सेफली आफ्टर ग्रेजिंग। आपने गायों के झुंड को चरने के लिए भेजा, आप कैसे इंश्योर करेंगे जब वो वापस आ गई कि सारी गायें आ गई है। आज के टाइम पे तो हम गिन सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास 25 काउज हैं, काउंट की जाने से पहले जब वो वापस आई तब काउंट कर ली। उस टाइम पर काउंटिंग सिस्टम नहीं था, तो तब आप कैसे मेक श्योर करेंगे। तो देखो, ये हो सकता है, आपके यहाँ पर 25 काउज हैं, जैसे एक गाय बाहर गई, आपने वहाँ पर एक स्टोन रख दिया, सेकेंड गई एक और स्टोन या स्टिक भी आप रख सकते हैं, कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट, लीव्स रख सकते हैं। फिर थर्ड बार गई, एक और स्टोन रख दिया, फोर्थ, इस तरह से स्टोन सारे आपने रख दिए 25 के 25। जब वो बाहर चली गई, फिर शाम को जब वो चरने के बाद, ग्रेज करने के बाद वापस आई, एक गाय अंदर गई, आपने एक स्टोन रिमूव कर दिया, सेकंड गई, सेकंड। अब अगर सारे स्टोन रिमूव हो गए तो सारी गाय आ गई है, अगर एक नहीं हटा वहाँ से तो कहने का मतलब है एक गाय मिसिंग है। ओके, तो आप स्टोन्स रख सकते हैं अपने पास काउंट करने के लिए कि जितने यहाँ पर स्टोन्स रखे हैं उतनी ही मेरे पास गायें हैं। ओके, तो आप लिखेंगे, बिफोर द काउज गो फॉर ग्रेजिंग, काउज जब ग्रेजिंग के लिए जाएगी उससे पहले वी कीप 1 स्टिक फॉर ईच काउ। देखो, हर गाय के लिए हमने एक स्टिक रख दी, इसके लिए ये है, ये ऐसे। नाउ व्हेन द काउज रिटर्न, जब वो वापस आएंगी, वी रिमूव 1 स्टिक फॉर ईच काउ। फिर से हर काउ के लिए एक स्टिक को आप रिमूव करते रहेंगे। इफ नो स्टिक इज लेफ्ट, अगर कोई भी स्टिक नहीं बचेगी, इट मीन्स ऑल काउज हैव रिटर्न सेफली, सारी गाय सेफली वापस आ गई हैं। नेक्स्ट इज, डू वी हैव फ्यूअर काउज देन आर नेबर। बिना काउंटिंग के आप कैसे पता करेंगे कि आपके पास जो आपके पड़ोसी हैं उनसे कम गाय हैं। तो वी मैच आर काउज 1 by 1 विद आर नेबर्स काउज। एक एक करके अब हम, जैसे वहाँ पर एक काउ को हमने 1 स्टिक से रिप्रेजेंट किया था, अब हम मैच करेंगे अपनी एक काउ को नेबर की एक काउ से। इसको इससे मैच किया, इसको यहाँ से, ये मैच करने के बाद व्हेन आर काउज फिनिश, हमारी तो गाय फिनिश हो गई, आगे है ही नहीं, इतनी थी हमारे पास तो। लेकिन सम ऑफ नेबर्स काउज आर स्टिल लेफ्ट, कुछ नेबर्स की काउज अभी भी बच गई है, इसका मतलब हमारे पास कम काउज हैं। नेक्स्ट इज, इफ देर आर फ्यूअर, अगर कम है, हाउ मेनी मोर काउज वुड वी नीड सो दैट वी हैव द सेम नंबर ऑफ काउज एज आर नेबर। कितनी गाय हम और खरीदे कि सेम नंबर ऑफ काउज हो जाए हमारे पास भी। तो ऑब्वियसली जितनी मैच नहीं हो पाई है, जितनी बच गई है, उतनी ही आपको खरीदनी है, एक इससे मैच करने के लिए, एक इससे मैच करने के लिए। सो आफ्टर मैचिंग द काउज 1 by 1, एक एक करके काउज को जब आपने मैच किया, द एक्स्ट्रा काउज लेफ्ट विद द नेबर, एक्स्ट्रा काउज जो बची हैं नेबर के पास, दे शो हाउ मेनी मोर काउज वी नीड। वो शो करती है कि कितनी और ज़्यादा काउज हमें चाहिए। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा 2 काउज हैं ये शो करेंगी दैट वी नीड 2 more काउज टू हैव सेम नंबर एज आर नेबर। ओके, नेक्स्ट, इन्होंने भी देखो वही सेम मेथड दिया है, काउज को 1 काउ को रिप्रेजेंट किया है 1 स्टिक से। ओके, तो पेबल से या फिर स्टिक से या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपके पास काफ़ी ज़्यादा हो, अबंडेंस में हो, उससे आप 1 काउ को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो तरीका है जिसमें हम एक काउ को एक स्टिक से रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्टिक एक ही काउ को रिप्रेजेंट करेगी, 2 को नहीं, इसे हम बोलते हैं 1-to-1 मैपिंग। ओके, 1 स्टिक मतलब 1 काउ या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ आपको काउंट करनी हो, और यहीं से ही फिर नंबर्स को लिखने का एक तरीका आया। लोग 1 को ऐसे लिखने लगे, 2 को इस तरह से, 3, 4, 5, आप देखते हैं ना, ये जो हमारे रोमन नंबर्स होते हैं उनमें 1 को ऐसे ही लिखा जाता है, फिर 2 को 2 लाइन से, 3 को 3 लाइन से। हालांकि बहुत बड़े नंबर्स जब हो जाएंगे, 20 लाइन्स आप ड्रॉ करेंगे तो उनको काउंट करना बहुत मुश्किल होगा, तो उन्होंने फिर 5 से नंबर्स को चेंज करना स्टार्ट कर दिया। आगे जाके 5 को ऐसे रिप्रेजेंट किया, 4 को इस तरह से किया, 10 के लिए अलग सिंबल बनाया। ओके, नाउ बाकी के 2 क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे हम कर चुके हैं। दूसरा मेथड ये है कि ऑब्जेक्ट्स ना रख के, स्टिक्स या पेबल्स या फिर
कोई दूसरी चीज़ ना रख के हम कोई स्टैंडर्ड सीक्वेंस ऑफ साउंड्स या नेम्स वो कर सकते हैं। सीक्वेंस से कोई सभी गायों को नाम दे दीजिए, हर एक काऊ के लिए एक स्पेसिफिक साउंड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वी कुड यूज़ द साउंड्स ऑफ द लेटर्स ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के लेटर्स आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप काउंट कर रहे हो, वी कुड मेक अ 1-to-1 मैपिंग बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेटर। कोई लेटर आपने दे दिया हर एक उसके लिए, जैसे इस काऊ के लिए लेटर है ए, इसके लिए है बी, या फिर इसके लिए साउंड आपने दे दी क, ख, ग, घ। ओके, हर एक उसके लिए डिफरेंट साउंड्स हैं। तो जब ये वापस आएंगी, लेकिन उस साउंड का सीक्वेंस फिर आपको पता होना चाहिए। आप एक काऊ को अंदर करेंगे, क बोलेंगे, ख, ग, घ, इस तरह से। मान लीजिए जब काउस गई थी तो जे तक आपने नंबर्स बोले थे, उसके लिए ऑब्वियसली आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए। अब जब काउस वापस आएंगी, एक काऊ अंदर गई, आपने ए बोला, फिर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे तो हम बोल ही नहीं पाए, मतलब आई और जे की जो काउज हैं वो मिसिंग है, 2 काउज आर मिसिंग। ओके, तो आप हर एक उसको किसी लेटर से या किसी साउंड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर डिफरेंट नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है यूजिंग साउंड्स और नेम्स। 1 को रिप्रेजेंट किया ए से, बी, सी, डी, ई, एफ ऐसे, क्योंकि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं तो 26 को रिप्रेजेंट किया जेड से। लेकिन यहाँ पर ऑब्वियस लिमिटेशन है कि ऑफ यूजिंग ओनली द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को अगर आप यूज़ करेंगे इस फॉर्म में, दैट इट कैन नॉट बी यूज टू काउंट कलेक्शन हैविंग मोर दैन 26 ऑब्जेक्ट्स। 26 ऑब्जेक्ट से ज़्यादा अगर है तो आप कैसे उनको काउंट करेंगे? उनको फिर हो सकता है आप ZA नाम दे दे, 26 and 1 ZB, मतलब फिर आपको ये रिपीट करने ही पड़ेंगे। आप बहुत ज़्यादा हर एक उसको साउंड नहीं दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो हमारा नंबर सिस्टम है उसको भी देखें तो वहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4 सबके अलग साउंड है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 तक भी। 20 के बाद लेकिन साउंड्स रिपीट होने लगते हैं। साउंड्स भी नंबर को जैसे लिखते हैं वो तो खैर 11 से ही रिपीट होने लगते हैं। इसको आप 21, 20 भी आप पहले पढ़ चुके हैं, 1 भी आप पहले पढ़ चुके हैं, उनके कॉम्बिनेशन से हम बोलते हैं 22, 23 का कब तक? फिर नया साउंड आएगा 30 आपने इससे पहले नहीं पढ़ा। 31 में भी वही है, 30 भी पढ़ चुके हैं पहले और 1 भी पढ़ चुके हैं। 37 में 30 पढ़ चुके हैं, 7 भी यहाँ पर आया होगा पहले। साउंड्स यानी कि रिपीट आपको करने पड़ेंगे, अदरवाइज अगर बहुत बड़े नंबर्स हम देखें 100 तक भी सभी के अलग साउंड होते। अगर इसको आप जैसे 11 को 10-1 नहीं बोलते, 10-2, 10-3 नहीं बोलते, इसको भी अगर 71 ना बोलते, कुछ और ही नाम होता इसका, तो बहुत मुश्किल होता सारे सभी के नाम याद करना। हिंदी में जनरली ऐसा होता है, हिंदी की काउंटिंग में, इसलिए वो थोड़ी मुश्किल भी लगती है बच्चों को। जैसे उसमें 20 हुआ, ये 20 के बाद 21, 22 ऐसे नाम नहीं है, 21, 22 है ना, 31, 32, हालांकि थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं बच्चे, एक मतलब एक, फिर 30 वही 31, फिर 2 30 में 32 बोल देते हैं, 22, तो स्टिल वो भी थोड़ी ईजी हो जाती है। लेकिन अगर बिल्कुल ही डिफरेंट नाम होते तो बहुत मुश्किल होता। एक तरीका ये है, नंबर्स को हम इस तरह से कुछ डिफरेंट सिंबल्स देकर भी वो कर सकते हैं। जैसे 1 को ऐसे लिखा 2, 3, 4, जैसे आप रोमन नंबर्स में लिखते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 20 हो गया। नाउ डू यू सी अ वे एक्सटेंडिंग दिस मेथड टू रिप्रेजेंट बिगर नंबर्स एज वेल? जब मैथमेटिशियन ने डेवलप किया तो ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने सोचा होगा कि चलो अगर 50 आपको लिखना है तो 50 के लिए क्या 5 सिंबल्स हम बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। क्या 80 के लिए? तो ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा लिखने में ही। 89 अगर आपको लिखना पड़ गया और 9 मान लो 5 के लिए सिंबल ना होता, सिर्फ 10 और 1 को उन्होंने सिंबल दिया होता, तो 80 और 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो काउंट करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। जबकि नंबर ऐसा होना चाहिए, आपने एक बार देखा और आपको एकदम से पता लग जाए कि ये नंबर लिखा है। ईजी बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, बीच बीच में डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स को इंट्रोड्यूस किया। ये 5 है, मतलब अलग सिंबल दिए इनको, फिर 10 को ये दिया, फिर अगला सिंबल उनका कहाँ रिपीट होगा, देखो वो 49 तक इसी को यूज़ करके, 48 तक, सॉरी 40 में तो 50 का आ जाता है, इसी सिंबल को, इन्हीं 2 सिंबल्स को यूज़ करके 5, 1 और 10 के सिंबल्स को यूज़ करके नंबर्स लिखते हैं। तो सॉरी 40 में तो फिर 50 और 10 आ जाता है। 40 में उन्होंने 50 का सिंबल L इंट्रोड्यूस किया। उससे पहले 39 अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, 30 and 9, ओके यही सिंबल है। 35 लिखना है तो 30, 10, 20, 30 एंड 5 क्या होगा, ये हो जाएगा 5। 4 लिखना है तो ये, तो यही X, I और V, यही 3 सिंबल्स को यूज़ करके 39 तक वो गए। 40 क्योंकि 50 के रेफरेंस में वो ले रहे हैं तो 50 के लिए उन्होंने L इंट्रोड्यूस किया, तो 40 को XL लिख दिया।
50 पर फिर एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस किया, फिर 100 पर एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस किया, फिर 500 पर, इस तरह से। तो जो इतना हमने अभी डिस्कशन किया उससे हमें क्या पता लगा? हमने ये देखा कि काउंटिंग के लिए या फिर कोई कलेक्शन का साइज कितना है, बहुत ज़्यादा आपको काउस का कलेक्शन दे दिया या फिर स्टिक का कलेक्शन दे दिया, वो कितनी है ये फाइंड करने के लिए हमें स्टैंडर्ड सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर सीक्वेंस ऑफ नेम्स या रिटन सिंबल्स चाहिए, और वो भी एक फिक्स्ड ऑर्डर में। तो लेट अस कॉल दिस स्टैंडर्ड सीक्वेंस। उसी स्टैंडर्ड सीक्वेंस को हम कहते हैं नंबर सिस्टम। अब देखो, नंबर्स का तो कोई एंड नहीं है, चीज़ें कितनी भी हो सकती है काउंटिंग में। अगर आप स्टार्स को गिनने लगे तो पता नहीं कितने हैं, अगर आप अपने सर के सारे बालों को गिनने लगे वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे नंबर्स में। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ पर एंड ऑफ नंबर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो चैलेंज ये था कि ऐसे जो अनएंडिंग स्टैंडर्ड सीक्वेंस है, नंबर सिस्टम है, कैसे उनको आसान बनाएं टू काउंट विद, कि उनकी काउंटिंग आसान हो जाए। स्टिक्स को यूज़ करके तो पॉसिबल नहीं है। अब इतना बड़ा नंबर तो आप नहीं लिख सकते कि नंबर लिखने में ही आपके एक कॉपी भर जाए। तो जो स्टिक वाला मेथड था कम नंबर्स के लिए वो ठीक था, लेकिन कन्वीनियंट नहीं था वो कि आप लार्ज कलेक्शन को उसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सके। अब दूसरा तरीका ये था कि हर नंबर को अलग सिंबल दे दीजिए या फिर अलग साउंड दे दीजिए। वो भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि कितने नंबर्स को आप सिंबल देंगे? मान लीजिए ए, आ, पी, सी, टी, हर एक के लिए अलग साउंड आपने दी, या फिर दो का मिक्सचर भी दे दिया, लेकिन हर एक नंबर को डिफरेंट साउंड देना भी एक बहुत मुश्किल काम है। और साउंड देने वाला दे भी देगा, उसको लर्न करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो तीसरा मेथड है जहाँ पर थोड़े से बीच में उन्होंने डिफरेंट सिंबल्स इंट्रोड्यूस कर दिए, ये यूरोप में चलता था बिफोर, जब इसको हिंदू नंबर सिस्टम ने रिप्लेस किया उससे पहले, और इसको कहा जाता था रोमन नंबर सिस्टम। बहुत वाइडली यूज़ किया जाता था इसको यूरोप में, बहुत सेंचुरीज तक यूज़ किया गया, और ये कन्वीनियंट भी था बहुत सारे पर्पज़ के लिए। लेकिन एक इसका ड्रॉबैक क्या था? इसमें हर बार नए नंबर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ता था 5 और 10 पर, हर 5 उसके बाद। 5 के लिए क्या, 10 के लिए क्या, फिर 50 के लिए अलग सिंबल है 100, फिर 500 को इन्होंने अलग सिंबल दिया, 1000 को दिया, फिर 5000 को अलग दिया, 10,000, ऐसे हर उसके बाद बहुत बड़े नंबर्स अगर हो जाए, अगर ये नंबर पूछे रोमन नंबर्स में क्या है, तो इसको भी एक अलग से सिंबल देना पड़ेगा। तो नंबर्स जैसे बड़े होते जा रहे थे, दे हैव टू इंट्रोड्यूस मोर एंड मोर सिंबल्स, और ज़्यादा सिंबल्स उनको यूज़ करने पड़ते थे। सो वी विल लर्न मोर अबाउट दिस, इसके बारे में और हम बाद में पढ़ेंगे और डिटेल में। तो आपको समझ में आ गया ड्रॉबैक क्या था? स्टिक्स से लोग ने काउंट करना स्टार्ट किया, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टिक्स हो रही थी। फिर उन्होंने कहा ठीक है, हर एक को अलग सिंबल दे देते हैं, उसमें भी कितने सिंबल्स हम देंगे। फिर रोमन नंबर सिस्टम आया, काफ़ी हद तक वो कन्वीनियंट था, लेकिन नंबर्स जब बहुत बड़े हो गए, थाउजेंड्स तक आप कर सकते हो, आपको भी कहा जाए कि 597 लिखिए, वो लिखना आसान होगा आपके लिए। 500 ये हो जाएगा डी। फिर 900 को हम लिखते हैं 100 - 10 x c, और 7 को लिखते हैं VII। ठीक है, 100 500 आपने देख लिया। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ 7,39,02,57 को लिखिए, तो आप कहेंगे 257 ठीक है, 9,000 ठीक है, 10,000 का सिंबल हो सकता है आपको ना पता हो, 1 लाख का सिंबल, 1 लाख को C डैश से आपको रिप्रेजेंट करना है। तो मतलब आपको सभी सिंबल्स याद करने पड़ेंगे, जबकि हमारे उसमें क्या है, आपने सिर्फ इंडियन, अगर हिंदू जो सिस्टम है उसमें आप देखें सिर्फ 9 सिंबल्स आपको याद करने हैं स्टार्टिंग में ही, और उसके बाद कोई भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर आपसे पूछ लिया जाए, 57 करोड़ ठीक है, 39 लाख ओके, 735 ये लिख दिया 2 सेकेंड में। ओके, तो इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी बाद में, इसलिए यूरोपियंस ने भी जो हमारा इंडियन सिस्टम था, नंबर सिस्टम था, उसी को ही अडॉप्ट किया। ओके, नाउ द सिंबल्स अकरिंग इन अ रिटन नंबर सिस्टम आर कॉल्ड न्यूमरल्स। कोई भी नंबर को आप लिखे, दो चीज़ें होती है, एक नंबर होता है, फॉर एग्जाम्पल 5 आपको कहा गया, तो नंबर एक तरह से है आइडिया ऑफ क्वांटिटी। 5 सुनते ही आपके माइंड में, अगर 5 एप्पल्स मैं कहूँ तो 5 नंबर ऑफ एप्पल्स की इमेज आ जाएगी। लेकिन 5 को जब आप लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, तो जो उसकी एक तरह से जैसे उसको लिखा जाता है, जो सिंबल है 5 को लिखने का, उसे हम न्यूमरल बोलते हैं। ये एक न्यूमरल है, 5 ही नहीं, कोई बड़ा नंबर भी आप ले। अगर आपसे कहा जाए 79, तो 79 जो एक आइडिया है क्वांटिटी का, 79 स्टूडेंट्स, वो तो नंबर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन जब आप उसको लिखेंगे, जो लिखने का तरीका है, ये 79 का सिंबल है कि वो ऐसे एक लाइन ऐसे जाएगी, एक स्लैंटिंग लाइन होगी, फिर एक सर्कल होगा ऊपर छोटा, और फिर नीचे करके आपको ऐसे करना है, ये न्यूमरल है। ओके, चलिए, आई थिंक बेसिक आइडिया आपको हो गया होगा नंबर्स की स्टोरी का, मेन वही पर्पस था हमारा। अब हम आ जाते हैं फिगर इट आउट पर। सपोज यू आर यूजिंग द नंबर सिस्टम दैट यूजेस स्टिक्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स।
एज इन मेथड 1। मान लीजिए आप उस टाइम पर है जहां पर स्टिक्स से हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं विदाउट यूजिंग आइदर नंबर नेम और न्यूमरल्स ऑफ हिंदू नंबर सिस्टम। नंबर नेम नहीं यूज करना, न्यूमरल्स नहीं आपको यूज करने हैं। आपको एक मेथड बताइए कैसे आप ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे दो नंबर्स को ऑफ टू कलेक्शन ऑफ स्टिक्स। तो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास इतनी स्टिक्स थी, फिर उसमें ऐड हो गई इतनी स्टिक्स। कितनी स्टिक्स हो गई? अब इनको कंबाइन करके लिख दीजिए बिना गैप के। एडिशन का ये तरीका हो जाएगा। फिर अगर आपको डिफरेंस फाइंड करना है, आपके पास इतनी स्टिक्स थी, इतनी काउज थी मान लीजिए, हर एक काउ को आपने स्टिक्स दी थी। फिर जो आपके पास से काउज आपने बेच दी, उनके लिए आपने एक ये काउ बेची, फिर एक और स्टिक रखी अगली काउ के लिए, एक और स्टिक रखी अगली काउ के लिए, इतनी काउज आपने बेच दी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जितनी काउज आपने बेच दी उनको यहाँ से क्रॉस कर दीजिए। सब्ट्रैक्शन का ये एक तरीका हो सकता है। बचपन में हम ऐसे ही करते हैं जनरली, जब एडिशन आपको सिखाया जाता है 2 + 3, तो आप 2 फिर 3 लाइन्स ड्रॉ करते हैं, फिर उनको काउंट करते हैं। तो वही तरीका है। फिर आपको 9 - 5 करना है, तो 9 - 5 के लिए 5 स्टिक्स कैंसिल आप कर देते हैं, 4 बच गई। इस तरह से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटेड एडिशन ही होता है। आपको 3 × 5 करना है, तो 3 के 5 ग्रुप्स लिखिए, 1 2 3 4 5। ओके, फिर इन सबको साथ में लिख दीजिए 1 2 3 4 5 से। ओके, 1 2 3 1 2 3 बिना गैप के, तो वो टोटल आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। डिवीजन क्या है? डिवीजन है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो मान लीजिए आपके पास इतनी काउज हैं और आपको उन्हें 3 अलग अलग उसमें रखना है, हट्स में। ओके, तो आप क्या करेंगे, एक को यहाँ रखिए, एक को यहाँ रखिए, सेकंड में यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते जाइए इक्वली। फिर इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, यहाँ यहाँ यहाँ, हो गया। इसे आपने जब डिवाइड किया 3 इक्वल हट्स में, इनमें, तो हर एक हट में कितनी काउज आई? इतनी। ये डिवीजन का तरीका हो सकता है। अब लिख लेते हैं आंसर इसका। सबसे पहले एडिशन के लिए दो जो ग्रुप आपको गिवन होंगे, दो कलेक्शन ऑफ स्टिक्स को, उनको आपको एक साथ ज्वाइन करना है। तो मेथड हमारा रहेगा ज्वाइन द 2 कलेक्शन ऑफ स्टिक्स टुगेदर। मान लीजिए ये आपका फर्स्ट कलेक्शन है, ये सेकंड कलेक्शन है। इनको ज्वाइन करेंगे अगर आप, तो आंसर होगा फर्स्ट कलेक्शन फिर सेकंड कलेक्शन, एज इट इज, बिना गैप दिए लिखना है, सिंपल। ओके, सब्ट्रैक्शन के लिए एक कलेक्शन को जिसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, उसे दूसरे कलेक्शन में से उतनी नंबर ऑफ स्टिक्स को आप रिमूव कर देंगे। रिमूव द नंबर ऑफ स्टिक्स ऑफ वन कलेक्शन, जितनी स्टिक्स हैं एक कलेक्शन में, उसे आप रिमूव करेंगे फ्रॉम द अदर कलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कलेक्शन में मान लीजिए जिन नंबर ऑफ स्टिक्स को आपको रिमूव करना है, जिस नंबर को माइनस करना है, उसमें इतनी स्टिक्स हैं, दूसरे में इतनी स्टिक्स हैं। अब ये स्टिक्स रिमूव कर दीजिए, इतनी स्टिक्स यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे, तो जो रिमेनिंग स्टिक्स हैं वो आपका आंसर हो जाएगा। ये सब्ट्रैक्शन का तरीका होता है अगर नंबर्स को आप इस तरह से लिखते। मल्टीप्लिकेशन में आप इक्वल ग्रुप्स बनाएंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए मेक इक्वल ग्रुप्स रिपीटेडली, इक्वल ग्रुप्स रिपीटेडली। जैसे आपको 4 × 3 करना है, तो आप ड्रॉ करेंगे 3 ग्रुप्स ऑफ 4 ग्रुप्स ऑफ 3, 3 3 के 4 ग्रुप्स। तो ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो गई इनको टोटल अगर आप करें। नेक्स्ट डिवीजन में आप डिवाइड करेंगे इक्वल ग्रुप्स में, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट द स्टिक्स इक्वली, जितनी भी स्टिक्स हैं उन्हें जितने ग्रुप्स में डिवाइड करना है। मान लीजिए 6 स्टिक्स को आपको डिवाइड करना है, 6 इतने स्टिक्स डिवाइड करनी है इन 3 इक्वल्स ग्रुप, इनटू 3 ग्रुप्स। तो आप फर्स्ट स्टिक पहले ग्रुप में रखेंगे, इसको यहाँ पर 1 बाय 1, एक यहाँ पर, फिर ये यहाँ, जब तक स्टिक्स खत्म ना हो जाए ये यहाँ, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, डिवीजन हो गया, हर एक ग्रुप में इतनी नंबर ऑफ स्टिक्स हैं।
ओके, नेक्स्ट। नाउ वन वे ऑफ एक्सटेंडिंग द नंबर सिस्टम इन मेथड 2 में हम जो लेटर्स थे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स उनसे रिप्रेजेंट कर रहे थे नंबर्स को, जहाँ पर हम 26 तक ही कर पाए थे। तो 26 के बियॉन्ड आप किस तरह से उसको आगे बढ़ा सकते हैं? वी कुड यूज़ ए फॉर 27। आई थिंक ए से ज़्यादा बेटर होगा आप जेड ए लिखे तो 26 ये हो गया 27, जेड बी मीन्स 26 एंड 27 28। बी पहले से ही नंबर 2 को रिप्रेजेंट करता था। कैसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं सिस्टम को टू रिप्रेजेंट ऑल द नंबर्स, सभी नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कर सके? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं करने के, जैसे एक तो 27 के लिए ए लिख दीजिए, 28 के लिए ए बी हो जाएगा, फिर ए सी, फिर जैसे ही आप लास्ट में आएंगे ए जेड तो 26 टू 52 या 52 को रिप्रेजेंट करेंगे। 53 को कैसे करेंगे? फिर बी ए से कर दीजिए, फिर बी आ जाएगा पहले। इस तरह से हमारे मेथड में जेड रिपीट होने लगेगा। तो तरीका ये है, 26 तक तो ए टू जेड हो गया, आंसर नंबर 2। हम 27 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज जेड ए, 28 क्या हो जाएगा? जेड बी, 29 होगा जेड सी, इस तरह से जेड तक। जेड कौन सा नंबर होगा? 26 टू 52। फिर 53 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जेड ए, ओके, एंड सो ऑन। चलिए नेक्स्ट, ट्राई मेकिंग योर ओन नंबर सिस्टम। अब आप खुद का नंबर सिस्टम एक बनाना है आपको, शेप्स को यूज़ करके बना लेते हैं। मान लीजिए हमारे नंबर सिस्टम में ये है 1, फिर ये है 2 सर्कल, देन ये है दिस इज़ 3, दिस इज़ 4 और ये है 5, ओके। फिर 6 इसी को यूज़ करके लिखेंगे हम, ये है 6, ये है 7, दिस इज़ 8, 6 and 3, दिस इज़ 9 and this is 10, ओके। फिर 11 कैसे होगा? 10 and 1, 10 and 2 हो जाएगा 12 एंड सो ऑन। इस तरह से चलते रहेंगे। फिर आप चाहे तो 50 पर जाकर एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा। 49 कैसे लिखेंगे हम? इस तरह यहाँ पे लिख देते हैं नीचे नंबर्स भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। 49 कैसे होगा? 4 सिम्बल्स, ये 1 2 नहीं 4 नहीं, क्योंकि हमने 5 लिया था ना इसको। 49 में तो 9 सिम्बल्स हो जाएंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। आई थिंक 10 को दे देते हैं एक डिफरेंट सिंबल। 10 को हम रिप्रेजेंट करेंगे एज ये साइन, मान लीजिए ये है 10, ओके। अब 49 कैसे होगा? 10 के बाद 11 आप इस तरह से लिखेंगे, 12 आप इस तरह से लिखेंगे, ओके। 49 आप लिखेंगे 10 20, ये 20 हो जाएगा, 30 40 एंड 9 के लिए क्या था? 5 and 4, ये हमारा हो जाएगा 49। फिर 50 को दे दीजिए एक डिफरेंट सिंबल। उसके बाद 50 को हमने सिंबल दे दिया, और ये सिंबल दे देते हैं, ये है 50, ओके। चलिए दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। होपफुली यहाँ तक चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।